डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सीडीपी के हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास न कंप्लीट की हो तो उनको भी कर लीजिए जाके। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन समझिएगा और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पहला कह रहा है नामित मापनी, दूसरा कह रहा है क्रम सूचक मापनी, तीसरा कह रहा है अंतराल मापनी, चौथा कह रहा है अनुपात मापनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। पहला कह रहा है नामित मापनी, दूसरा कह रहा है क्रम सूचक मापनी, तीसरा कह रहा है अंतराल मापनी, चौथा कह रहा है अनुपात मापनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुपात मापनी। क्या हो जाएगा? अनुपात मापनी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपको बताना है कि जो हमारे पियाजे साहब थे यानी पियाजे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किसका अध्ययन के लिए जाना था, मतलब उन्होंने किस चीज़ का अध्ययन किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कह रहा है भाषा विकास, दूसरा कह रहा है यौन विकास, तीसरा कह रहा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा कह रहा है सामाजिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने निजी परीक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है, ये भी इन्होंने बताया था। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे गुजरता है? समझते हैं। संगठन, अनुकूलन, आत्मसातन और समंजन। इससे क्या होता है? इससे संज्ञानात्मक विकास होकर गुजरता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पहला कह रहा है ऊर्ध्व अंतरण, दूसरा कह रहा है क्षैतिज अंतरण, तीसरा कह रहा है द्विपार्श्विक अंतरण, तीसरा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए समझते हैं इसके बारे में। मानव शरीर के दो भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। कभी कभी होता है ना, आप लोग मतलब जो कोई दाएं हाथ से लिखता है तो बाएं हाथ से भी लिख सकता है, भले उतना साफ ना लिख पाए लेकिन लिख लेता है, तो वही कहा गया है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बधुआ सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा गया, मतलब क्या कहा गया? कहा गया जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है। पहला कह रहा है बहुलांक, दूसरा कह रहा है मध्यमान, तीसरा कह रहा है मध्यांक, चौथा कह रहा है मानक विचलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहुलांक। क्या हो जाएगा? बहुलांक हो जाएगा। बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्यमादिका व बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। यही आपको याद रखना, ये मैथ का भी क्वेश्चन है। तो मतलब जिन चीज़ों की क्या होती है अधिक बार आते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया प्रसूत। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है पावलोव ने, दूसरा कह रहा है स्किनर ने, तीसरा कह रहा है थॉर्नडाइक ने, चौथा कह रहा है कोहलर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके, इन्होंने क्या किया था? चूहों पर प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार जो हमारे पावलोव थे, इन्होंने किस पर किया था? इन्होंने कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बिल्ली पर किया था। और जो कोहलर थे, इन्होंने किस पर किया था? बंदर पे किया था। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? इनके बारे में आपको बताना है। पहला कह रहा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा कह रहा है विकास का संज्ञानात्मक विकास, चौथा कह रहा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो पहला नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए समझते हैं इसके बारे में। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 71 में दिया गया था, इसी बीच में दिया गया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर सुनकर हुआ क्या करता है? समझकर सीखता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चा होता है वो क्या करता है? जैसे वो पास पड़ोस में घर परिवार में अपने देखता है उसी तरीके से क्या करता है? चीज़ों को बोलता है। और क्या करता है? जैसा सुनेगा वैसा ही बोलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? पहला कह रहा है विनय साइमन ने, दूसरा कह रहा है स्टर्न ने, तीसरा कह रहा है टर्मन ने, चौथा कह रहा है सीरिल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था तो मानसिक आयु का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विनय साइमन ने दिया था। किसने दिया था? विनय साइमन ने दिया था। मानसिक आयु के सम प्रत्यय का प्रतिपादन विनय के द्वारा किया गया था। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तथा इसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जा सकता है। 1905 में, कौन सी ईस्वी में? 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। और जो बुद्धि लब्धि सूत्र होता है वो भी आपको याद रखना है। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्या होता है हमारा? ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? इसमें क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है। पहला कह रहा है तत्परता का नियम, दूसरा कह रहा है तनाव का नियम, तीसरा कह रहा है प्रभाव का नियम, चौथा कह रहा है अभ्यास का नियम। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें ना पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तनाव का नियम। क्या हो जाएगा? तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के क्या होते हैं? नियम होते हैं, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम के सिद्धांत में दिया था, जबकि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव प्रयोग किया। तो पावलोव ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है बिल्ली पर, दूसरा कह रहा है कुत्ते पर, तीसरा कह रहा है बंदर पे, चौथा कह रहा है चूहे पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुत्ते पर। क्या हो जाएगा? कुत्ते पर हो जाएगा। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत से पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की थी। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा और बंदर पर कोहलर एवं
कोफका ने प्रयोग किया था, ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला कह रहा है थॉर्नडाइक, दूसरा कह रहा है कोहलर, तीसरा कह रहा है पावला और चौथा कह रहा है वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोहलर हो जाएगा। कोहलर द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः क्या है, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पर किया था, बंदर पे किया था। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है, ये क्या कहलाती है। पहला कह रहा है प्रेरणा, दूसरा कह रहा है संवेदना, तीसरा कह रहा है सीखना, चौथा कह रहा है प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेरणा। क्या हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा। अब प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने का नियमित करने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेरणा। क्या हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विस्मृति कम करने का उपाय है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विस्मृति कम करने का उपाय है। पहला कह रहा है सीखने में कमी, दूसरा कह रहा है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, अगला कह रहा है पाठ की पुनरावृत्ति, अगला कह रहा है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। चलिए समझते हैं इसके बारे में। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल होता है तब उसे विस्मृति कहते हैं। अतः विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाए। ठीक, विस्मृति का मतलब क्या होता है, जो आपके पास्ट में हुआ लेकिन आप उसे याद कर नहीं पा रहे हो, भूल गए हो। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा विस्मृति कहलाता है। तो अगर आप लोग सोचें कि जो हमारे पास्ट में है कुछ चीज़ हमको याद आ रही है तो मतलब भूल जा रहे हो, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि वो हमारे माइंड में बने रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उनका रिवीजन करना पड़ेगा। यानी बार बार माइंड में वो बात आती रहेगी तो आप लोग उसे भूल नहीं पाओगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रोध व भय प्रकार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोध व भय प्रकार है। तो क्रोध व भय प्रकार किस चीज़ का है। पहला कह रहा है अभिप्रेरणा का, दूसरा कह रहा है संवेग का, तीसरा कह रहा है परिकल्पना का, चौथा कह रहा है मूल प्रवृत्ति का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। संवेग क्रोध व भय संवेग के प्रकार है। मैकडोगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या दी गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे संवेग होते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे व्यक्ति के बाएं व्यवहार की नकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दूसरे व्यक्ति के बाएं व्यवहार की नकल है। तो क्या होती है, सीखना, अनुकरण, कल्पना या फिर चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के बाएं व्यवहारों की नकल करना ही हमारा क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निदर्श यानी मॉडल्स कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उससे फिर क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पूर्व ज्ञान यानी पहले की जो चीज़ें हैं और मतलब अनुभव, और क्या कहा जा रहा है, अनुभव नए प्रकार के सीखने में
सहायता करेंगे तो आप उसे क्या कहोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा। पहला कह रहा है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा कह रहा है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा कह रहा है प्रशिक्षण स्थानांतरण, चौथा कह रहा है सीखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। चलिए इसके बारे में समझते हैं। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायता होता है तो इसे क्या कहा जाता है, धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। पहला कह रहा है कल्पना, दूसरा कह रहा है स्मृति, तीसरा कह रहा है विस्मृति, चौथा कह रहा है ध्यान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विस्मृति। क्या हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगा। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित होता है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणी न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पलट पर न लाया जा सके तो उसे क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि कोई बात होती है लेकिन मतलब पास्ट हमारी हो चुकी होती है लेकिन उसे हम ये क्या कर पा रहे हैं, उसे हम भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब भूल जा रहे हैं लेकिन याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, विस्मृति होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग थोड़ा क्लास को मैनेज करिएगा क्योंकि आज से हमारे नवरात्र स्टार्ट है। अगर आप लोगों को क्लास में थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने फ़ोन से वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टर्मन के अनुसार जिन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, 90 से 100 के बीच होती है। तो उन बच्चों को क्या कहा जाएगा, पहला कह रहा है मंद बुद्धि, दूसरा कह रहा है समान बुद्धि, तीसरा कह रहा है श्रेष्ठ बुद्धि, चौथा कह रहा है क्षीण बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समान बुद्धि। क्या हो जाएगा, समान बुद्धि हो जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों का IQ लेवल 90 से लेकर 100 के बीच होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन बच्चों को समान बुद्धि में रखा गया है। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 130 के ऊपर होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। और जिनकी 121 से लेकर 30 के बीच होती है उनको बोलते हैं प्रखर बुद्धि के बच्चे। जिन लोगों की होती है 111 से लेके 120 तक उन बच्चों को बोलते हैं तीव्र बुद्धि। जिन बच्चों की 90 से 110 के बीच होती है उनको बोलते हैं समान बुद्धि। जिनकी 81 से 90 के बीच होती है उनको बोलते हैं मंद बुद्धि। जिनकी 71 से लेके 80 तक होती है उनको बोलते हैं अल्प बुद्धि। जिनकी 71 से भी कम होती है उनको क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। पहला कह रहा है बुद्धि की प्रकृति, दूसरा कह रहा है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, अगला कह रहा है मूल्यों का विकास, अगला कह रहा है किशोरों का मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किशोरों का मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा, किशोरों का मनोविज्ञान हो जाएगा। स्टेनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडेलो सेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वे अकस्मात होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव व्यक्तित्व के मानव लैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है। पहला कह रहा है कमेनियस, दूसरा कह रहा है हॉल, तीसरा कह रहा है हॉलिंगवर्थ, अगला कह रहा है फ्रायड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रायड। क्या हो जाएगा, फ्रायड हो जाएगा। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोविज्ञान विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी थी 5 अवस्था, मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, आदर्श अवस्था और क्या थी, जननेंद्रिय अवस्था। ये सब क्या थी, ये सब अवस्थाएं थी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। क्वेश्चन क्या कहा गया है,
क्वेश्चन कहा गया मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, स्थापित किया था। पहला कह रहा है डब्ल्यू बुंट, दूसरा कह रहा है सिगमंड फ्रायड, तीसरा कह रहा है पावलोव, अगला कह रहा है वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डब्ल्यू बुंट। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बुंट हो जाएगा। विलियम बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माने जाने लगा है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने रखी है। पहला कह रहा है फ्रांज ब्रेंटानो, दूसरा कह रहा है मैक्स वर्थिमर, तीसरा कह रहा है एडगर रूबिन, चौथा कह रहा है कर्ट लेविंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्स वर्थिमर हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थिमर, वोल्फगैंग कोहलर, कोर्ट कोफका तथा कोर्ट लेविंग ने रखा था। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगणन सिद्धांत निम्न में से किसने से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। पहला कह रहा है अधिगम, दूसरा कह रहा है अभिप्रेरणा, तीसरा कह रहा है स्मृति, चौथा कह रहा है सृजनात्मकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा स्मृति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मृति हो जाएगी। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीकों को क्या करता है, व्याख्यांकित करता है। यह भी आपको याद रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संग्रहित रहती। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायता होती है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण कार्य में दक्ष होता है जो क्या होता है, सृजनशील होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो क्लास की PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। क्लास को लाइक करिए और क्या करिए, कमेंट करके बताया करिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।